Hello everyone, welcome back to Swami Vivekanand Institute. I am your educator Meghna Shrivastava. हम डिस्कस कर रहे थे सेल बायोलॉजी यूनिट. ऑलमोस्ट बहुत सारी क्लासेस जा चुकी हैं यूट्यूब पे सेल बायोलॉजी की एंड ऑलमोस्ट यूनिट कंप्लीशन पे आ गया है. सेल साइकिल रेगुलेशन, ठीक है, सेल साइकिल रेगुलेशन डिस्कस हो रहा है. ये जो आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो है पार्ट 3. इट मीन्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी जा चुका है. आज की क्लास देखने से पहले प्लीज आप जाकर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखिए. वहां मैंने स्टार्ट किया है टॉपिक को, जहां पर मैंने कुछ इंट्रोडक्शन बताया है, कुछ साइक्लिन सीडीके का आपको नाम बताया है, उसके बारे में बताया है. तो आज जो कि पार्ट 3 है तो हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे, थोड़ा नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं. ठीक है, हम चेक पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे. अगर आपने नहीं देखा है वीडियो, आप पहले वो वीडियो जाकर देखिए, फिर आप ये वीडियो देखिए, बिकॉज ये कनेक्टिविटी के ही थ्रू मैं पढ़ा रही हूँ एंड इट्स द पार्ट 3. अगेन मैं बता दूं कि बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी हैं यूट्यूब पे, आप जाकर देख सकते हैं. सेल बायोलॉजी यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ गई है, जहां पर सिर्फ बचा हुआ है आज की क्लास के बाद जो टॉपिक बचे रहेंगे वो है साइटोस्केलेटल एंड माइक्रोबियल फिजियोलॉजी. ठीक है, यही पार्ट हमारा बचा रहेगा. ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड साथ में उसके PYQs भी मैं कंप्लीट करा रही हूँ लाइव क्लासेस में, वो भी आप एक्सेस कर सकते हैं मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को 4 to 5 PM लाइव क्लास जाती है, जिसमें कि PYQs डिस्कस होते हैं फ्रॉम द सेम सेल बायोलॉजी यूनिट. ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं. आज की क्लास में मैं आपको चेक पॉइंट्स के बारे में बताऊंगी. ऑलरेडी साइक्लिन सीडीकेस वगैरह डिस्कस हो गए. चेक पॉइंट्स में क्या पढ़ना है कि जब हमारी सेल साइकिल चल रही होती है, ठीक है, तो सेल साइकिल्स में जब सेल साइकिल चल रही होती है तो कुछ चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं हर फेज में सेल साइकिल के, और उनका चेक पॉइंट्स का ये काम होता है, वो ये देखते हैं कि जो सेल साइकिल है वही सही से चल रही है कि नहीं चल रही है. ठीक है, सारा एनवायरनमेंट फेवरेबल है कि नहीं है, DNA सही से रेप्लिकेट हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, अगर M फेज है तो स्पिंडल फाइबर सही से अटैच्ड है कि नहीं अटैच्ड है. इन केस अगर कोई भी डैमेज DNA ट्रांसफर हो जाता है टू द डॉटर सेल्स तो वो एक डिजीज कॉज कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है, म्यूटेशन हो सकता है, सिंड्रोम हो सकता है. ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि चेक पॉइंट्स देखते हैं कि हर काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इन केस अगर कोई डैमेज होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो सेल साइकिल को वहीं अरेस्ट करके उसी स्टेज पर सेल साइकिल को रोक करके डैमेज रिपेयर होता है, अगर वो रिपेयरेबल है. अगर डैमेज रिपेयरेबल नहीं है तो सेल की डेथ करा दी जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस. ठीक है, तो यही हम पढ़ने जा रहे हैं. अब हम देखने जा रहे हैं आज की चेक पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं. लेट्स स्टार्ट. पहला यहाँ पर चेक पॉइंट, जैसा कि आप देख सकते हैं, लिखा है DNA डैमेज चेक पॉइंट या फिर G1 चेक पॉइंट. ठीक है, तो ये G फेज के चेक पॉइंट्स हैं, G1 एंड G2 के. ठीक है, यहाँ पर क्या देखते हैं, ये चेक पॉइंट का काम है कि ये देखना कि DNA सही से DNA में कोई डैमेज तो नहीं है, जो DNA के स्ट्रैंड्स है उसमें कोई डैमेज तो नहीं हो गया है, यही चीज ये देखते हैं. ठीक है, बिफोर रेप्लीकेशन या फिर आफ्टर रेप्लीकेशन. ठीक है, तो DNA डैमेज चेक पॉइंट्स इनको बोलते हैं. इनका रोल क्या है, मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द जीनोम बाय अरेस्टिंग सेल साइकिल प्रोग्रेशन इन रिस्पॉन्स टू डैमेज और कंप्लीटली रेप्लिकेटेड DNA. इन चेक पॉइंट का यही काम है कि डैमेज या इनकम्प्लीटली रेप्लिकेटेड DNA को देखना, उनके रिस्पॉन्स में सेल साइकिल को क्या करना, सेल साइकिल के प्रोग्रेशन को अरेस्ट करना. ठीक है, तो ये देखते हैं कि कोई DNA अगर रेप्लिकेटेड सही से नहीं रेप्लिकेट हुआ है, इनकम्प्लीट रेप्लिकेट हुआ है या डैमेज है, तो ये सेल साइकिल को क्या करते हैं, अरेस्ट कर देते हैं. ठीक है, cell cycle arrest is mediated by two related protein kinase designed ATR and ATM that is are activated in response to DNA damage. अब हमने बताया आपको कि DNA डैमेज चेक पॉइंट. ठीक है, तो जैसे ही डैमेज होता है DNA में, ये दो काइनेजेस के थ्रू इस डैमेज को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, या इस डैमेज के रिस्पॉन्स में ये दो काइनेजेस के थ्रू ये काम करते हैं या अरेस्ट करते हैं सेल साइकिल को. पहला है ATM एंड दूसरा है ATR. ATR एंड ATM ये दो काइनेजेस हैं. ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको काइनेज का मतलब बताया. काइनेजेस जो होते हैं ये क्या एंजाइम करते हैं, ये फॉस्फोरिलेशन करते हैं. ठीक है, फॉस्फोरिलेशन कुछ भी हो सकता है. फॉस्फोरिलेशन का इफेक्ट एक्टिवेटिंग भी हो सकता है या इनएक्टिवेटिंग भी हो सकता है. तो यहाँ पर ये दोनों काइनेजेस जो है ये सेल साइकिल को अरेस्ट करेंगे अगर DNA में कोई डैमेज आता है. ठीक है,
तो एटीएम एटीआर जो होते हैं ये सेरीन थ्रेनिन काइनेज है। इसका क्या मतलब है, ये सेरीन और थ्रेओनिन अमीनो एसिड रेसिड्यू पे फॉस्फोरिलेशन करते हैं। ये एक्टिवेट एक पूरी सिग्नलिंग चलती है, जब भी कोई सेल में डैमेज आएगा, डीएनए में डैमेज आएगा, तो ये एटीएम एंड एटीआर पाथवे के थ्रू क्या होती है, पूरी सिग्नलिंग चलती है, जिससे क्या होता है सेल साइकिल को अरेस्ट करते हैं, या फिर क्या होता है डीएनए रिपेयर का पाथवे चलेगा, और क्या हो सकता है कि प्रोग्राम सेल डेथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर डैमेज रिपेयरेबल होगा तो रिपेयर किया जाएगा सेल साइकिल को अरेस्ट करके, या फिर अगर नहीं रिपेयरेबल होगा तो उस सेल की डेथ करा दी जाएगी, क्योंकि हमें डैमेज डीएनए नहीं चाहिए, राइट। अब यहाँ पर एटीएम और एटीआर जी का मैंने यहाँ पर फुल फॉर्म दे रखा है, एंड साथ में यहाँ दो काइनेजेस और इन्वॉल्व होते हैं जिनका नाम है CHK1 एंड CHK2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पाथवे चलता है। अगर हम पाथवे को देखें यहाँ पर एटीएम एटीआर जो प्रोटीन काइनेज है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि जब डीएनए का डैमेज होगा तो ये एक्टिवेट होंगे, और ये क्या करते हैं, ये पूरी सिग्नलिंग के थ्रू सेल साइकिल को अरेस्ट करते हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखें, काफी अच्छा डायग्राम है। यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये सिंगल स्ट्रैंड में अगर डैमेज आता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में अगर डैमेज आएगा तो सबसे पहले इस डैमेज को सेंस करने के लिए एक सेंसर प्रोटीन रिलीज होता है, जिसका मतलब है, जिसका नाम है ATRIP। ये जो ATRIP है ये उस डैमेज से जाकर बाइंड करेगा और सेंस करेगा, ठीक है। इसका ये क्या करता है, सेंसर होता है। जैसे ही ATRIP बाइंड करेगा ATR एक्टिवेट होगा, ठीक है, ATR एक्टिवेट होगा, और ATR जो होता है ये CHK2 CHK1, ठीक है, CHK1 चेक पॉइंट काइनेज 1 का क्या करता है, एक्टिव कर देता है बाय फॉस्फोरिलेशन। आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या हुआ, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में डैमेज था, उस डैमेज को सेंस किया ATRIP ने, देन ATR जा करके बाइंड करेगा ATRIP से, ATR ने क्या किया, CHK1 को एक्टिवेट कर दिया, जो कि क्या था, चेक पॉइंट काइनेज 1 बाय फॉस्फोरिलेशन। फिर यहाँ पर CDC25 को क्या करते हैं, फॉस्फोरिलेट करके इनएक्टिव करके सेल के बाहर भेज देते हैं, ठीक है। कौन जा रहा है, CDC25 सेल के बाहर चला जाएगा, फॉस्फोरिलेट करके इसको बाहर कर दे रहे हैं, एंड ये हमारा CDK जो है, CDK हमारा इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जब CDK इनएक्टिव है मींस कि CDK एक्टिव होता तो क्या होता है, सेल साइकिल आगे बढ़ता है ना, सेल साइकिल आगे बढ़ता है, बट CDK हमारा इनएक्टिव है और सेल साइकिल अरेस्ट हो गया है, ठीक है। तो अगेन मैं इस पाथवे को बताऊं, अगर सिंगल स्ट्रैंड में डैमेज होता है सबसे पहले वह सेंस करता है ATRIP जाकर के बाइंड करता है उस डैमेज पार्ट से, सिंगल स्ट्रैंडेड पार्ट से, फिर वहां पर ATR जाकर बाइंड करेगा, ATR एक्टिवेट करता है CHK1 को, चेक पॉइंट काइनेज 1 को, जो कि इनएक्टिवेट करता है CDC25 फॉस्फेटेज को। CDC25 फॉस्फेटेज का मैंने फंक्शन बताया था कि ये क्या करता है, फॉस्फेट को, इनहिबिटरी फॉस्फेट को रिमूव करता है फ्रॉम CDK, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, लास्ट जो लेक्चर अपलोड हुई थी, कि CDC25 जो होते हैं ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं फॉस्फेट को, इनहिबिटरी फॉस्फेट को फ्रॉम द CDK, ठीक है, CDK से। तो यहाँ पर अगेन आप देखो CHK1 ने क्या किया है, CHK1 एक्टिवेट होगा, एंड ये CDC25 को क्या करेगा, फॉस्फोरिलेशन करा के इसको इनएक्टिवेट करके सेल के बाहर साइटोप्लाज्म में अडेप्टर प्रोटीन के हेल्प से भेज देता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो CDK हमारा इनएक्टिव रह गया, क्योंकि CDK पे क्या है, फॉस्फोरिलेटेड है, इनहिबिटरी फॉस्फेट लगा हुआ है, इसलिए इनएक्टिव है और हमारा सेल साइकिल अरेस्ट हो जाता है। तो ये कब होता है, जब हमारे सिंगल स्ट्रैंड में क्या होता है, किसी तरह का डैमेज होता है। अगेन हम यहाँ पर देखें, फिर हम एटीएम पाथवे को देखते हैं। एटीएम पाथवे क्या होता है, जब डबल स्ट्रैंड डीएनए में, जब किसी भी तरह का डैमेज होगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में, ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशन से जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए थे इसमें डैमेज हो गया, सबसे पहले यहाँ पर सेंसर है mRN एक्टिवेट होगा। mRN ने क्या किया, mRN से जाकर के एटीएम बाइंड करेगा, एटीएम जो होता है ये G1 फेज में CHK2, ठीक है, चेक पॉइंट काइनेज 2 को एक्टिवेट करेगा बाय फॉस्फोरिलेटिंग, CHK2 एक्टिवेट हो गया। CHK2 जो होता है ये P53 को एक्टिवेट करता है, P53 ट्यूमर सप्रेसर जीन, P53 पे फॉस्फोरिलेट करके इसको स्टेबल करता है या एक्टिवेट करता है। P53 क्या करता है, P21 जीन को एक्टिवेट करता है, एंड ये P21 जीन क्या करते हैं, ये सेल साइकिल को अरेस्ट करते हैं बाय
इनएक्टिव करके सीडीके को इनएक्टिव करके ये सेल साइकिल को अरेस्ट करते हैं। तो ये हमारा है जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जब किसी तरह का डैमेज होता है तो यही होता है, ठीक है। एटीएम पाथवे बिकम एक्टिवेटेड इन रिस्पॉन्स टू डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक। जब डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक होगा डीएनए में तो एटीएम पाथवे हमारा एक्टिवेट होगा, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। और ये डिटेक्ट कौन करता है? विच आर डिटेक्टेड बाय एमआरएन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। एमआरएन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इस डैमेज को डिटेक्ट करता है। जीवन पाथवे शोन हियर, ये जीवन पाथवे जो यहाँ पर दिखा रखा है, इसमें एटीएम फॉस्फोरिलेट करता है, एक्टिवेट करता है चेक पॉइंट काइनेस 2 को, CHK2 को, जो कि फॉस्फोरिलेट करता है P53। P53 हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन है। P53 इज नॉर्मली वेरी शॉर्ट लिव्ड बट फॉस्फोरिलेशन बाय CHK2 स्टेबलाइज द प्रोटीन। P53 शॉर्ट लिव्ड होते हैं, लेकिन जब CHK2 उनको फॉस्फोरिलेट करता है तो उनकी एबिलिटी बढ़ जाती है और वो एक्टिवेट करते हैं P21 जीन का ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। एक बार जब ये जीन ट्रांसक्राइब हो जाएगा, ट्रांसक्राइब होना मतलब जीन से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से ट्रांसलेट मतलब प्रोटीन बनेगा, देन ये P21 इनहिबिट करते हैं सीडीके को और चेक हमारा सेल साइकिल क्या होता है उस समय अरेस्ट हो जाता है। तो ये पाथवे कब चलता है? जब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में ब्रेक आता है। अब अगर हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए की बात करें तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में जब ब्रेक आता है, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, एटीआर पाथवे एक्टिवेट होगा। एटीआर एक्टिवेट होता है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में, और ये क्या होता है, इसमें चेक पॉइंट काइनेस 1 को ये एक्टिवेट करता है। एटीआर पाथवे फॉस्फोरिलेट करता है चेक पॉइंट काइनेस 1 को, जो कि फॉस्फोरिलेट और इनएक्टिवेट करता है CDC25 फॉस्फेटेज को। CDC25 फॉस्फेटेज को इनएक्टिवेट करता है, जिससे कि वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है। CDC25 जो होते हैं ये क्या करते हैं, जब ये CDC25 इनएक्टिव होकर के साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे तो क्या होगा, सीडीके जो था हमारा फॉस्फोरिलेटेड फॉर्म में ही रहेगा, इस पे इनहिबिटरी फॉस्फेट लगा रहता है और ये इनएक्टिव रहता है और हमारा चेक पॉइंट क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है। सेल साइकिल हमारा क्या होता है, सेल साइकिल अरेस्ट हो जाता है। सो यही सेम चीज मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की है। ये हमारा एटीआर पाथवे है, ये हमारा एटीएम पाथवे है। ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया एंड मैंने पॉइंट्स भी मेंशन कर दिए क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस पाथवे को देखो, इसमें अगेन दोनों पाथवे को एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर जैसे डीएनए डैमेज हुआ एटीएम एटीआर काइनेस एक्टिवेट होगा, जो कि चेक पॉइंट काइनेस 1 चेक पॉइंट काइनेस 2 को एक्टिवेट करेगा और इस तरीके से P53 का फॉस्फोरिलेशन करके P53 एक्टिवेट करते हैं, जो कि P21 जीन का ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कराएगा और P21 हमारा प्रोटीन बन के आ गया, जो कि क्या करेगा, साइक्लिन सीडीके को अरेस्ट कर दिया है। सो इस तरीके से हमारा सेल साइकिल क्या हो गया, अरेस्ट हो गया। सेल साइकिल में कोई भी प्रोग्रेस नहीं देखी जाएगी। तो ये डीएनए डैमेज चेक पॉइंट तब काम करता है जब हमारे डीएनए में कोई डैमेज होता है और इस तरीके से सेल साइकिल को अरेस्ट कर देते हैं बाय इनहिबिटिंग या फिर बाय इनएक्टिवेटिंग साइक्लिन सीडीके कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरे चेक पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं एमसीडीके का रोल। ठीक है, हमने देख लिया डीएनए डैमेज चेक पॉइंट, अब एमसीडीके का रोल देखने जा रहे हैं। यहाँ भी कुछ ऐसे काइनेजेस के नाम आएंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमसीडीके को हम बोलते हैं माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर या फिर मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, एमपीएफ। ठीक है, एमपीएफ बोलते हैं। इस नाम से आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा है। ये जो एमसीडीके हैं या फिर मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, ये सिंथेसाइज होते हैं एस और G2 फेज में। ठीक है, ये जो एमसीडीके कॉम्प्लेक्स है, इनका रोल क्या है, ये क्रोमोसोम का कंडेंसेशन इंड्यूस करते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन करते हैं, असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस, अलाइनमेंट ऑफ कंडेंस्ड क्रोमोसोम एट द मेटाफेज प्लेट। ठीक है, और एमसीडीके जो है ये सारी फंक्शंस को कैरी करते हैं बाय फॉस्फोरिलेटिंग प्रोटीन। मतलब एमसीडीके बहुत सारे प्रोटीन काइनेस का एक्टिवेशन करके उसे क्या करते हैं, प्रोटीन, बहुत सारे प्रोटीन्स का एक्टिवेशन करके इस सारे फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। इसमें से एक प्रोटीन का नाम यहाँ पर है कंडेंसिन। कंडेंसिन प्रोटीन जो होती है ये एसेंशियल होती है फॉर कंडेंसेशन, क्रोमोसोम के कंडेंसेशन के लिए एसेंशियल होती है। ये कंडेंसिन प्रोटीन का भी फॉस्फोरिलेशन करके इसका एक्टिवेशन एमसीडीके ही कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पर दो काइनेस की नाम दे रखा है, टू फैमिली ऑफ प्रोटीन काइनेस, पोलोलाइक काइनेस और अरोरा काइनेस। ठीक है, पोलोलाइक काइनेस एंड सेकेंड इज द अरोरा काइनेस। ये जो होते हैं ये कुछ अर्ली माइटोटिक इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है,
ये जो हमारा पोलो लाइक काइनेज है, ये रिक्वायर्ड होता है नॉर्मल असेंबली ऑफ द बाइपोलर माइटोटिक स्पिंडल in part because it phosphorylate protein involved in separation of the spindle poles early in the mitosis। ठीक है, तो ये पोलो लाइक काइनेज जो होता है ये बाइपोलर माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली के लिए होता है और ये बहुत सारे प्रोटीन्स को फॉस्फोरिलेट करता है जो कि सेपरेशन कराते हैं स्पिंडल पोल्स का अर्ली इन माइटोसिस। ठीक है, अरोरा काइनेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, अरोरा ए एंड अरोरा बी। ठीक है, अरोरा ए का क्या काम है, ये हेल्प करता है प्रोटीन को असेंबली एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्पिंडल। जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं एम फेज में, जो एम फेज यानी माइटोसिस के मेटा फेज में आप स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन देखते हैं, उसकी असेंबली के लिए और स्टेबिलिटी के लिए हमारा अरोरा ए जो काइनेज जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है। वेरएज अरोरा बी जो होता है ये अटैचमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स टू द स्पिंडल। ठीक है, जो सिस्टर क्रोमैटिड है इनका जो अटैचमेंट स्पिंडल फाइबर से होगा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा अरोरा बी होता है। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हैं ये हमारा साइक्लिन बी और सीडीके1 जो कि एम सीडीके साइक्लिन है। ठीक है, साइक्लिन बी एंड सीडीके1, और यहाँ पर पोलो लाइक काइनेज एंड अरोरा काइनेज टुगेदर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्रोमैटिन कंडेंसेशन, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन, फ्रैगमेंटेशन ऑफ गोल्जी एपरेटस, स्पिंडल का फॉर्मेशन। सो ये सारे जो फंक्शंस हैं इन सब में रोल होता है एमसीडीके का बाय द हेल्प ऑफ टू प्रोटीन काइनेज, पोलो लाइक काइनेज एंड अरोरा काइनेज, जहां पर अरोरा ए एंड अरोरा बी का अलग फंक्शन होता है। अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं अरोरा बी का क्या काम है। अरोरा बी जब भी क्या होता है, जब स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं और इन केस क्या हो स्पिंडल फाइबर्स जो है सही से नहीं बने हैं और यहाँ पर टेंशन लैकिंग है। ठीक है, मतलब टेंशन, यहाँ पर टेंशन मतलब एक स्ट्रेच, एक फोर्स वहां पर नहीं है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जब अटैच होंगे, सही से अगर अटैच होते हैं क्रोमोसोम से, तो एक प्रॉपर यहाँ पर टेंशन या फिर फोर्स अराइज होता है। वो टेंशन अगर लैकिंग या टेंशन लो है तो अरोरा बी एक्टिव होता है और यहाँ पर स्पिंडल चेक पॉइंट जो है वो स्पिंडल चेक पॉइंट हमारा ऑन होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये आगे ये सेल साइकिल को मेटाफेज से एनाफेज में जाने से रोकते हैं। ठीक है, मेटा टू एना, क्योंकि मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर से सामने से अटैच्ड होता है। ठीक है, मेटाफेज प्लेट पर, और एनाफेज में क्या होता है, जो सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम का। ठीक है, ऐसे सेग्रीगेट होते हैं। सो ये जब सही से जब तक अटैच नहीं होगा तब तक सेग्रीगेशन नहीं होता है, इसीलिए मेटाफेज टू एनाफेज क्या होता है, प्रोग्रेशन रोक दिया जाता है अगर वहां पर टेंशन लैकिंग है। बाय द हेल्प ऑफ कई प्रोटीन काइनेजेस जो है यहाँ पर हेल्प करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा अरोरा बी जो होता है ये हमारा हेल्प करता है और ये जो है एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को रोकता है। ठीक है, इनहिबिट करता है, क्योंकि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, ये मेटाफेज से एनाफेज में ले जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो ये इनहिबिशन कौन करता है, अरोरा बी करता है बाय द हेल्प ऑफ कुछ यहाँ पर BUBR1, ये कुछ काइनेजेस है, इनकी हेल्प से ये क्या करता है, ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है। ठीक है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स अगर इनहिबिट होंगे तो सेल साइकिल आगे नहीं बढ़ेगा, वरना एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, एस साइक्लिन और एम साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन करके सेल साइकिल को आगे बढ़ाते हैं, है ना। जस्ट बिकॉज यहाँ पर क्या है, टेंशन लैकिंग है। ठीक है, टेंशन लैकिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब तक क्रोमोसोम सही से नहीं अरेंज होगा तब तक नेक्स्ट स्टेप पे नहीं मूव करेंगे, मतलब मेटा टू एनाफेज नहीं मूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरह से प्री मैच्योर सेपरेशन को रोकता है। ठीक है, जो अभी मैं बात कर रही थी वहीं पर, APC-C इज इनहिबिटेड बाय MAD2 BUBR1। ठीक है, थ्रू द स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट मैकेनिज्म। जो स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट है, जो अगेन मैं बता रही थी यहाँ पर कि स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट तब काम करेगा जब हमारा क्रोमोसोम जो है वो सेल में मेटाफेज प्लेट पर अगर सही से जो है अपने स्पिंडल फाइबर से अटैच नहीं होगा, जब तक प्रॉपरली अटैच नहीं होगा तब तक मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है, इस मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन को रोकने के लिए APC-C जो होता है ये इनहिबिट करवा दिया जाता है, क्योंकि APC-C का फंक्शन मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ये क्या करता है, ये एस साइक्लिन और एम साइक्लिन का डिग्रेडेशन करता है, जिससे सेल साइकिल आगे बढ़ेगा, मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन होगा। इस ट्रांजिशन को हमें रोकना है, क्योंकि जो हमारा क्रोमोसोम है वो सही से स्पिंडल फाइबर से अटैच नहीं है। ठीक है, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट से क्या है, यहाँ पर स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट जो है वो इनहिबिट करता है APC-C को। द इनहिबिशन ऑफ APC-C इज रिलीज्ड ओनली व्हेन सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अलाइन्ड ऑन द मेटाफेज प्लेट एंड एस्टैब्लिश बाइवेलेंट
ठीक है, जब तक ये बाइवेलेंट्स बना करके सही से मेटाफेज प्लेट पर अटैच नहीं होते हैं तब तक हमारा एपीसीसी जो होता है वो इनहिबिटेड होता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू एपीसीसी इनएक्टिव, ठीक है, तो ये बाद में ही एक्टिव होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं BUB-R1, ठीक है, BUB-3, MAT2, ये मिलकर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर CDC-20 को अरेस्ट कर रखा है, जिससे कि हमारा APCC जो है वो इनएक्टिव रहे, क्योंकि APCC को एक्टिव कौन करता है, CDC-20 करता है मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन में, मेटा टू एना, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाया था, और एना टू जीवन, एना टू जीवन जो होता है अर्ली जीवन, इसमें APCC को एक्टिवेट करते हैं CDH1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट काम करता है। सो ये जो मैंने आपको बताया था अभी अरोरा बी का यही काम है कि BUB-R1 एंड MAD3 को एक्टिवेट करता है, जो कि ये तीनों मिल करके अरेस्ट करते हैं किसको, APCC को। और APCC को अरेस्ट करने का मतलब है कि सेल साइकिल को वहां पर रोकते हैं, उसके प्रोग्रेशन को रोकते हैं जब तक ये सही ना हो जाए। ठीक है, एंड वहां यही सेम चीज बताया गया है कि कैसे प्री मैच्योर सेग्रीगेशन को रोक रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो BUB-R1, MAD2 एंड BUB-3 जो है यहाँ पर APCC को इनएक्टिव कर रखा है, वरना अगर APCC एक्टिव होगा तो सेल साइकिल प्रोग्रेस करेगा और मेटाफेज से एनाफेज में चला जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ मेटाफेज प्रोग्रेशन टू एनाफेज। ठीक है, APCC का काम बताने जा रही हूँ। ठीक है, APCC कैसे काम करता है। APCC जो होता है मेटाफेज से एनाफेज की तरफ लेके जाता है। मेटाफेज का कैसे है, मेटाफेज में सेंटर पे अटैच होता है क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर से, और एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में सेग्रीगेशन होता है और ये जो क्रोमोसोम है ये मूव करते हैं अपने पोल्स की तरफ। ठीक है, ये हमारा एनाफेज है और ये हमारा है मेटाफेज। सो मेटाफेज टू एनाफेज जो ट्रांजिशन है ये APCC के हेल्प से होता है। ये क्या करता है, डिग्रेडेशन करा देता है S साइक्लिन और M साइक्लिन का और सेक्योरिन का। ठीक है, ये तीन चीजों का यहाँ पर डिग्रेडेशन कराता है। ठीक है, सेक्योरिन क्या है, अगर मैं सेक्योरिन के बारे में आपको बताऊं तो सेक्योरिन एक प्रोटीन है, जो कि सेक्योरिन के बारे में आपको मैं बताऊं अगर थोड़ा सा, तो सेक्योरिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि बाइंड करके रखा होता है सैपरेज प्रोटीन को। ठीक है, सैपरेज, ये सैपरेज हमारा एक सिस्टीन प्रोटीएज है। ठीक है, जैसा कि नाम है सिस्टीन प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या होते हैं, प्रोटीन का डिग्रेडेशन कराते हैं। तो ये जो सैपरेज है ये बाइंड करके रखा, तो सेक्योरिन जो होते हैं ये बाइंड करके रखे रहते हैं, किसको बाइंड करते हैं, सैपरेज से। सैपरेन हमारा सिस्टीन प्रोटीएज है, और ये सैपरेज जो होते हैं ये जब नॉन बाइंडेड फॉर्म में रहेंगे, ये जब बाइंडेड नहीं रहेंगे, ये जब सेक्योरिन से बाइंडेड नहीं रहेंगे तो ये क्या करते हैं, ये कोहेसिन का डिग्रेडेशन करते हैं, कोहेसिन का डिग्रेडेशन करते हैं। अगर मैं आपको कोहेसिन के बारे में बताऊं, ठीक है, कोहेसिन का भी नाम आया है, तो कोहेसिन क्या है, कोहेसिन जो क्रोमोसोम के दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को जोड़ने का काम कोहेसिन करता है। ठीक है, ये एक बेसिक मैंने बता दिया। तो सेक्योरिन यहाँ पर सैपरेज को होल्ड किया है। सैपरेज अगर होल्डेड फॉर्म में है, ठीक है, तो क्या होगा, ये इनएक्टिव है। होल्डेड है मतलब इनएक्टिव है। अगर सैपरेज एक्टिव होता तो क्या करता, ये एनाफेज करवा देता, मतलब सिस्टर क्रोमैटिड्स को के बीच में जो कोहेसिन प्रोटीन है उनको डिग्रेड करा देता और दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं, है ना। सो APCC इसीलिए बेटा टू एनाफेज जो है ट्रांजिशन करा रहा है, क्योंकि अगर APCC काम करेगा तो S और M साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन करेगा, और सेक्योरिन का कर देगा डिस्ट्रक्शन, मतलब सैपरेज हमारे फ्री हो गए। सैपरेज फ्री होंगे तो क्या करेंगे, कोहेसिन का डिग्रेडेशन करेंगे, और हमारा ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है ये अलग हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पॉइंट को। वंस ऑल क्रोमोसोम आर अलाइंड ऑन द स्पिंडल द इनहिबिटरी कॉम्प्लेक्स नो लॉन्गर फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा APCC एक्टिव तभी होगा जब हमारे स्पिंडल फाइबर सही से मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे, और उसके बाद हमारा APCC जो है ये एक्टिव होता है बाय CDC-20। CDC-20 APCC को एक्टिवेट करेगा और ये क्या करेगा, साइक्लिन B का डिस्ट्रक्शन करा देगा और उसको इनएक्टिव कर देगा CDK1 को। इसके अलावा सेक्योरिन जो कि एक इनहिबिटरी सब यूनिट है,
सैपरेज का, सेक्योरिन का भी इनहिबिशन कराता है, क्योंकि सेक्योरिन ने भी क्या किया, सैपरेज को पकड़ रखा है और इसीलिए सैपरेज अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, जो कि इसका फंक्शन क्या है, कोहेसिन का हाइड्रोलिसिस करना, ठीक है, कोहेसिन के हाइड्रोलिसिस करेंगे तब सिस्टर क्रोमैटिड अलग होगा, एनाफेज की तरफ जाएगा। सो यही सेम चीज यहाँ पर जो मैंने अपने वर्ड्स में बोला, ये सेम चीज यहाँ पर मेंशन्ड है। अगर आप इस स्लाइड में देखो, ये हमारा क्रोमोसोम है जो कि बेटा फेज पे ऐसे अलाइंड होता है, ठीक है। यहाँ पर आप एपीसी को देख रहे हैं, एपीसी एक्टिव है क्योंकि ये CDC20 से बाइंड है तो एक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर ये जब एक्टिव होता है एपीसी क्या करता है, हमारा साइक्लिन बी का डिस्ट्रक्शन करता है और सीडीके हमारा इनएक्टिव हो जाता है, साइक्लिन बी और का डिग्रेडेशन करा देता है और सीडीके हमारा क्या होता है, CDK1 इनएक्टिव हो जाता है। साइक्लिन बी क्या होते हैं, एम फेज के साइक्लिन होते हैं, है ना। और साथ में ये सेक्योरिन का भी डिस्ट्रक्शन करा रहा है, ये सेक्योरिन का देखो डिस्ट्रक्शन हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, और हमारे सैपरेज जो है एक्टिव हो गए, सैपरेज एक्टिव हो गए, ये जाकर कोहेसिन का क्या करेंगे, डिग्रेडेशन करा देंगे, डिग्रेडेशन ऑफ कोहेसिन, एंड हमारा दोनों जो सिस्टर क्रोमैटिड से ये सेपरेट हो गए और हमारा एनाफेज जो है वो आ जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से अगेन आप देख सकते हैं एपीसी यूबिक्यूटिलेट सेक्योरिन एंड इमिटरी सबयूनिट ऑफ प्रोटीएज कॉल्ड सैपरेज लीडिंग टू एक्टिवेशन ऑफ सैपरेज डिग्रेडेशन कोहेजन, ठीक है। तो सेम वही चीज है, ये हमारा जो यहाँ पर जो चेक पॉइंट काम कर रहा है ये हमारा इनएक्टिव एपीसीसी है, फिर हमारा CDC20 बाइंड करके इसको एक्टिव कर दिया, एक्टिवेशन के बाद इसने क्या किया, सेक्योरिन का डिग्रेडेशन कर दिया, ठीक है, यूबिक्यूटिलेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ सेक्योरिन, सेक्योरिन इनएक्टिव हो गया तो हमारा सैपरेज एक्टिव हो गया, ठीक है। ये हमारा क्रोमोसोम है G2 फेज का, ठीक है, इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स दोनों आपस में जुड़ी है, ये माइटोटिक स्पिंडल से जुड़ी है मेटाफेज में, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, सैपरेज जो कि फ्री होकर आया था, ठीक है, जब एपीसीसी ने सेक्योरिन को डिग्रेड कर दिया, सैपरेज फ्री हो गया एंड एक्टिव हो गया, ये सैपरेज ने क्या किया, क्लीव और डिसोसिएट कर दिया कोहेसिन को, कोहेसिन जो कि बाइंड करके रखा था सिस्टर क्रोमैटिड्स को, और इस तरीके से एनाफेज जो होता है वो आ जाता है और हमारा मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन में हेल्प करता है एपीसीसी, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया किस तरीके से हमारा डीएनए डैमेज चेक पॉइंट और स्पिंडल चेक पॉइंट काम करता है, ठीक है, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, ठीक है। अगर मैं आपको ये स्लाइड दिखाऊं, सो ये यहाँ से स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट काम करता है, ठीक है, कैसे अरोरा बी जो है वो अरोरा बी क्या करता है, एक्टिवेट करता है BUB R1 MAD3 को, जो कि इनहिबिट करता है APCC को, वरना APCC क्या करेगा, मेटा से एनाफेज की तरफ ट्रांजिशन में हेल्प करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्यों इनहिबिट कर रहा है एपीसीसी को, क्योंकि हमारा मेटाफेज में सही से स्पिंडल फाइबर से सही से जुड़े नहीं है क्रोमोसोम ऑन द मेटाफेज प्लेट, जब तक वो जुड़ेंगे नहीं, जब तक सही से अटैच नहीं होंगे तब तक एनाफेज नहीं आना चाहिए, है ना, मेटाफेज के बाद ही एनाफेज आता है। तो ये हमारा स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट जो है ये हेल्प करता है, और बाय द हेल्प ऑफ BUB R1 BUB3 MAD2 क्या होता है, सेल साइकिल यहाँ पर अरेस्ट कर दिया जाता है, एपीसी को इनएक्टिव करके सेल साइकिल को अरेस्ट कर देते हैं जब तक सिस्टर क्रोमैटिड सही से नहीं जुड़ जाते हैं। एक बार सही से जुड़ जाएंगे क्या होगा, एनाफेज की तरफ बढ़ेगा सेल साइकिल और एपीसीसी वहां पर एस साइक्लिन, एम साइक्लिन और सेक्योरिन का डिग्रेडेशन करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमने देख लिया कि कैसे यहाँ पर जो है एम फेज साइक्लिन का डिग्रेडेशन कर रहे हैं और सेक्योरिन का डिग्रेडेशन कर रहे हैं, और सेक्योरिन के डिग्रेडेशन से सैपरेज हमारा फ्री हो रहा है, सैपरेज हमारा कोहेसिन का क्या कर रहा है, डिग्रेडेशन करा रहा है, और हमारा जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो अलग हो रहे हैं और एनाफेज आ जा रहा है। सो ये जो पूरी आज के लेक्चर है ये डेडिकेटेड है चेक पॉइंट्स पे कि किस तरीके से काम करते हैं, कौन कौन सा पाथवेज चलता है, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में एकदम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको क्या है, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, और जो भी मैंने आपको पढ़ाया है टू द पॉइंट ही पढ़ाया है, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे काइनेजेस एंड फॉस्फेटेजेस के नाम लिखे हैं विद देयर फंक्शन, ये इनहिबिटरी प्रोटीन्स के नाम लिखे हैं विद देयर फंक्शन, एंड यहाँ पर लाइगेजेस के नाम लिखे हैं, यूबिक्विटिन लाइगेजेस जो कि डिस्ट्रक्शन या डिग्रेडेशन करते हैं विद देयर फंक्शन। ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस में ऐसे इन जो प्रोटीन्स या यहाँ पर जितने भी नाम मेंशन है इससे स्टेटमेंट्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, एंड ये काफी ईजी है अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसको समझ के लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना एंड 4 या फिर 2 मार्क्स गेन करना। अगेन यहाँ पर सेम यहाँ पर मेंशन्ड है कुछ इनहिबिटर्स, इनहिबिटरी प्रोटीन्स, कुछ यूबिक्विटिन लाइगेज और उनके एक्टिवेटर्स के नाम, ठीक है, और यहाँ पर उनका फंक्शन मेंशन है, ये अगेन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो अगेन ये लेक्चर कंप्लीटली डेडिकेटेड था चेक पॉइंट्स पे। सो यहाँ पर हमारा सेल साइकिल रेगुलेशन कंप्लीट होता है। मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ा दी हैं, ठीक है। पहले मैंने साइक्लिन सीडीके के बारे में बताया, ठीक है। अगेन फिर मैंने कुछ रेगुलेटरी प्रोटीन्स और इनहिबिटरी प्रोटीन्स के बारे में बताया, एंड यहाँ पर मैंने चेक पॉइंट्स डिस्कस किया है आपसे, ठीक है, विद सारे जो भी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। और ये सारी जो स्लाइड्स मैंने दिए हैं काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप अगर तीनों लेक्चर्स को साथ में देखिए आपको पूरा समझ में आएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे साइक्लोस्केलेटल पढ़ेंगे, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट आपका यूनिट कंप्लीशन पे आ गया है। और पीवाईक्यूज आप जरूर अटेंड कीजिए लाइव क्लासेस में, क्योंकि पीवाईक्यूज में आपको यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखाई देंगे जो आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप लाइव में आकर के पीवाईक्यूज जरूर अटेम्प्ट करें। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। थैंक यू सो मच।